हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर एमसीक्यू में। ये एमसीक्यू सीरीज करंट अफेयर का बीपीएससी एंड बिहार गवर्नमेंट ऑल एग्जाम एंड पीसीएस एग्जाम के लिए है। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु जल विद्युत विकास योजना 2026 से 31 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना के लिए 2584.60 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य 2031 तक 1500 मेगावाट की नई जल विद्युत क्षमता जोड़ना है। तीसरा कथन है, यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां ग्रिड की पहुंच कम है। आप लोग बताइएगा उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। योजना का कुल बजट 2584.60 करोड़ है और लक्ष्य 1500 मेगावाट है और यह सुनिश्चित दुर्गम क्षेत्रों में विकेंद्रित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, गांवों तक जहां अब संरचना विकसित नहीं हुआ है वहां तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कार्य प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, ये परियोजनाएं नहरों के जल प्रपातों या बांधों के आधार पर संचालित होती है। ऑप्शन बी, बिजली उत्पादन के लिए पानी को पावर हाउस की ओर मोड़ा जाता है। सी, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पानी की एक बड़ी मात्रा का उपभोग हो जाता है। डी, बिजली उत्पादन के बाद पानी को वापस मुख्य नहर में छोड़ दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लघु जल विद्युत परियोजनाएं गैर उपभोगकारी होती है। पानी का उपयोग केवल टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है और उसे वापस नहर में छोड़ दिया जाता है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होती है। मतलब कहने का अर्थ है सिर्फ पानी का उपयोग टरबाइन चलाने के लिए होता है और वापस उसी नहर में छोड़ दिया जाता है और वहां से कृषक लोग सिंचाई कर पाते हैं, जिससे सिंचाई की सुविधा बाधित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में लघु जल विद्युत विकास पथ एक संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तटीय मैदानों और डीपीएच समूह में। अगला है थार मरुस्थल और अरावली क्षेत्रों में। सी है पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में। डी है मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर सी, पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्य। पहाड़ी इलाकों में पानी का प्राकृतिक प्रवाह और ढलान अधिक होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और यहाँ पे प्रवाह की गति जो होती है बहुत काफी तीव्र होती है, जो लघु जल विद्युत के लिए एक आदर्श है। यहाँ बड़े ग्रिड पहुंचाना कठिन है, इसलिए यहाँ लघु जल विद्युत एक
प्रभावकारी साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा, लघु जल विद्युत विकास योजना 2026-31 के अपेक्षित सामाजिक आर्थिक लाभों में शामिल है। पहला कथन है निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। दूसरा कथन है घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना। तीसरा कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। चौथा कथन है पूर्णतः विदेशी तकनीक पर निर्भरता सुनिश्चित करना। सही कथन का चयन कीजिए। एक ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यह योजना स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, न कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता। इसका उद्देश्य ही है आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की इस नई नीतिगत पहल का मुख्य विजन क्या है। जल विद्युत को भारत का एकमात्र ऊर्जा स्रोत बनाना। ऑप्शन बी बड़े बांधों के निर्माण को पूरी तरह समाप्त करना। ऑप्शन सी पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक आर्थिक प्रगति का एकीकरण। ऑप्शन डी केवल शहरी क्षेत्रों को 24x7 बिजली प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक आर्थिक प्रगति का एकीकरण। क्योंकि शहरी क्षेत्र और विकसित हो जाएंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो दुर्गम इलाके क्षेत्र है, वो अविकसित रहेंगे। तो इसी को ध्यान में देखते हुए यह परियोजना दुर्गम इलाकों को भी साथ संतुलन बनाकर लेकर चलने के लिए प्रदान किया गया है, जो समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है नहर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाएं किन स्थानों पर स्थापित की जा सकती है। और कथन 1 सिंचाई नहरों के जलप्रपातों पर। 2 बैराजों के ठीक नीचे। तीसरा बांधों के आधार पर। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आगे ही क्वेश्चन डाला गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 2 है उपाध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कथन 3 है वह नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। केवल 2 सही है, क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जा सकती है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और शासी
परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कथन 1 है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कथन 2 है, शासित परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। कथन 3 है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो राइट आंसर है इसका डी, सभी कथन सही है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, शासित प्रदेश सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं इसमें। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी जी को उपाध्यक्ष, आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग के नव नियुक्त उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पूर्व में 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। कथन 1। कथन 2, उन्होंने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों कथन सही है। वे वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कथन 1 है अंत्योदय, कथन 2 है समावेशिता, कथन 3 है ग्राम, कथन 4 है जन सहभागिता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंत्योदय, समावेशिता, ग्रामीण को, जन सहभागिता को शामिल किया गया है। अंत्योदय, समावेशिता, नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत है। पहला हो गया अंत्योदय, दूसरा हो गया समावेशिता, तीसरा हो गया ग्राम, चौथा हो गया जन सहभागिता, पांचवा हो गया शासन, छठा हो गया स्थिरता और सातवां हो गया जनसांख्यिकी लाभांश। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11, जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना नामक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह परियोजना भारत सरकार वैश्विक पर्यावरण सुविधा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है जिसे 2025-30 के लिए शुरू किया गया था। कथन 2, इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य जैव विविधता को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और स्थानीय शासन में मुख्य धारा में लाना है। कथन 3, इस परियोजना विशेष रूप से तमिलनाडु के सत्यमंगलम भूभाग और मेघालय के गारो हिल्स जैसे पारिस्थितिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। कथन 4, इसके तहत सतत आजीविकों के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण व्यवस्था और हरित सूक्ष्म उद्यमों जैसे नवीन वित्त पोषण तंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4।
यह परियोजना MOEF-CC, NBA, GEF और UNDP की संयुक्त पहल है, जिसका बजट $4.88 मिलियन और अवधि 5 वर्ष है। इसका मूल उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना को हरित बनाना और जैव विविधता को स्थानीय शासन का हिस्सा बनाना है। परियोजनाओं के 2 मुख्य भौगोलिक केंद्र तमिलनाडु सत्यमंगलम मदुमलाई क्षेत्र और मेघालय के गारो हिल्स नुकरेक बालपक्रम क्षेत्र है। यह परियोजना ABS-CSR सह वित्त पोषण और हरित सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने पर आधारित है। यह भारत की नई राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और वैश्विक 30x30 लक्ष्य के साथ इसका जुड़ाव को समझने में आपकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित पैन IIT एलुमनाई सम्मेलन का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को गहरा करना था। कथन 2 है, केंद्रीय मंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय विशेषकर IIT पूर्व छात्रों को भारत और वैश्विक नवाचार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताया। कथन 3 है, संबोधन में यह रेखांकित किया गया कि आगामी दशकों में भारत की तकनीकी क्षमता ही उसकी राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करेगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है डी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर जोर दिया, जिसे नवाचार के लिए अनिवार्य माना जाता है। प्रवासी भारतीय विशेषकर IITians को निवेश, मार्गदर्शन और नीतिगत भागीदारी के माध्यम से वैश्विक नवाचार और भारत के बीच विकास के बीच की कड़ी के रूप में सराहा गया है। मंत्री जी ने दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी देश की ताकत उसकी सैन्य या आर्थिक शक्ति के साथ साथ उसकी तकनीकी क्षमता से तय होगी। इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया है। इसमें संबोधन जो किए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जो वर्तमान में भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे फोटोग्राफर रघु राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उन्हें आधुनिक भारत का दृश्य अभिलेख कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथन 2 है, उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया था। कथन 3 है, उन्हें वर्ष 1972 में पद्म श्री और 2019 में प्रतिष्ठित एकेडमिक देश बॉक्स आर्ट फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथन 4 है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। रघु राय एक फोटोग्राफर थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। बल्कि रघु राय फोटोग्राफी
ही केवल चित्र नहीं बल्कि भारत के समकालीन इतिहास का दस्तावेज है। उनके द्वारा खींची गई भोपाल गैस त्रासदी और बांग्लादेश युद्ध की तस्वीरें वैश्विक स्तर पर मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक बनी। उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1972 में पद्मश्री मिला। 2019 में उन्हें फ्रांस का प्रतिष्ठित एकेडमी डेस बॉक्स आर्ट्स पुरस्कार मिला, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय कद को दर्शाता है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2017 में उन्हें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया था। रघु राय जी का योगदान कला और पत्रकारिता के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी शैली मानवीय गरिमा और यथार्थ को दर्शाने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई जैव विविधता प्रबंधन परियोजना 2025-30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह परियोजना मुख्य रूप से तमिलनाडु और मेघालय राज्यों पर केंद्रित है। कथन 2 है, इस परियोजना की कुल अवधि 5 वर्ष 2025 से 30 निर्धारित की गई है। कथन 3 है, यह पहल पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए किस संस्था को प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए किस संस्था को प्रारंभिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को, ऑप्शन बी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को, ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को। तो इसका राइट आंसर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 से अब तक कितने नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 2.61 लाख, ऑप्शन बी है 5.36 लाख, ऑप्शन सी है 7.97 लाख, ऑप्शन डी है 12.65 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.36 लाख। अगला क्वेश्चन है, शहरी चुनौती कोष के अंतर्गत अगले 4 वर्षों में शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि खर्च की जाएगी? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 70 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 56,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए एडवांस अमोंडमेंट प्लेटफॉर्म का निर्माण किन कंपनियों ने मिलकर किया? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल एन टी। दूसरा ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन है रिलायंस डिफेंस और महिंद्रा एरोस्पेस। चौथा ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और बीईएमएल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड।
द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एडवांस अमेंडमेंट प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अभय एस ओका, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बेंगलुरु में उद्घाटित आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का नाम क्या है? जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बेंगलुरु में उद्घाटित किया गया है आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी विक्रांत। तो इसका राइट आंसर है आदित्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी जो पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। दूसरा कथन है, जनगणना का दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या की गणना और जाति संबंधी डेटा शामिल है, फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। तीसरा कथन है, सरकार ने इस प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल तैयार किया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन सत्य है। भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना है और इसका दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा 2027 फरवरी में होगा, जिसमें जातिगत डेटा भी लिया जाएगा और निगरानी के लिए विशेष पोर्टल बनाया गया है। तो एक और अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? फिर से क्वेश्चन, अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? मतलब भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, ऑप्शन डी श्री एस जयशंकर। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज हम 20 क्वेश्चन कर पाए हैं। अगले नेक्स्ट डे हम लोग इससे ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इस सेशन से जुड़े रहें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से आ सकते हैं। आप सभी को इस सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और करेंट अफेयर एमसीक्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।